नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। और मैं राजीव। इस बीच थोड़ी क्लासें हमारे यहाँ अपडेट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि अभी तक लगातार कुछ टीचरों का सीटेट का पेपर था और कुछ टीचरों का बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर है। तो थोड़ी एक आध दो दिन क्लासों में उठा पटक रहेगी, कम रहेंगी। कोशिश करूँगा, मेरा एग्जाम नहीं, मैं आपको क्लासें दूंगा। आज तक अभी तक संविधान में मैं जितनी क्लासों को अपडेट किया हुआ है, जितनी भी क्लासों को अपडेट किया है, उनमें से भाग 8 तक के सभी विषयों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। कहाँ तक सभी विषयों को पढ़ लिया है? भाग 8 तक। बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे भाग 9 के अन्य क्वेश्चनों को नहीं पूछते, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक जनरली मैंने एक नॉर्मल में पढ़ाने का प्रयास किया है। अगला टॉपिक है हमारा भाग 9। क्या टॉपिक है? भाग 9, जिसका विषय है पंचायतें। जिसका विषय क्या है? पंचायतें, जो भाग 9 के साथ साथ 11वीं अनुसूची में है। किसमें है? 11वीं अनुसूची में है। जो भाग 9 के साथ साथ 11वीं अनुसूची में है हमारा आपका क्या? पंचायती राज। संविधान में अनुच्छेद 243 से लेके 243 आ तक किसको बांटा, किसको एक्सप्लेन किया गया है? पंचायतों को। 243 में 243 का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, अ। इतने अनुच्छेद 243 के जो किसके बारे में बात करते हैं? पंचायतों के बारे में। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। लगभग इनका विषय हमारी पंचायतों का क्या है? विषय है क्या? परिभाषाएं। सबसे आर्टिकल 243 का ही विषय परिभाषाएं, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों का संरचना, पंचायतों का निर्वाचन, सदस्यों की संख्या, निर्वाचन पद्धति, ये सारी की सारी पूरी प्रक्रिया किससे संबंधित? पंचायत से, ग्राम पंचायत से संबंधित। किसमें एक्सप्लेन किया गया है? 243 का से लेके 243 और 243 का से लेके 243 अणा तक एक्सप्लेन किया गया है। इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम एक पॉइंट को आपके लिए फिर से ऐड करें तो एक हेडिंग आप डालेंगे पंचायती राज। पंचायती राज, क्या हेडिंग डालेंगे? आज आप डालेंगे पंचायती राज। और इसका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन तुमको मिलेगा भी आने वाले समय पे, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता रहता है, पंचायती राज। यही विषय आपका जो भाग 9 में है, किसमें है? भाग 9 में है और अनुसूची 11 है। 11वीं अनुसूची में इसको एक्सप्लेन किया गया है। किसमें? और भाग 9 में, और भाग 9 में एक्सप्लेन किया गया है। किसको? पंचायती राज को। तो यहाँ पे एक पॉइंट को तुम ऐड करोगे, पहला पॉइंट ऐड करोगे, 3-4 पॉइंट हम लिखवाएंगे, जिसमें है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ये क्वेश्चन रहा भी है कई बार, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्वशासन को पूर्णतया, या यहाँ पे क्या कहते हैं? स्थानीय शासन को, स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। तो ये तुम्हें पहला पॉइंट अपडेट करना है कि स्थानीय स्वशासन को किस अधिनियम द्वारा राज्य के उसमें डाल दिया गया? तो 1935 के द्वारा। सबसे पहले कब? 1935 के द्वारा। पंचायती राज के नीचे दूसरा पॉइंट जब तुम मेरे भाई ऐड करोगे तो लिखो बी। क्या लिखोगे? बी। बी में क्या लिखोगे? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती
राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में 55 विकास खंडों का, 55 विकास खंडों का, 55 विकास खंडों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, ये क्वेश्चन रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, किया गया। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे तुमको एक विशेष पॉइंट जो एग्जाम में नोट करके रखना है वो यार ये रखना है, इसको बहुत ध्यान समझना। जैसे कौन सा, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 को पंचायती राज व्यवस्था में 55 विकास खंडों का, कितने का, 55 विकास खंडों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 1952 में। जबकि ये बात की जा रही है उस समय पंचायती राज हमारे संविधान में नहीं था और वह संवैधानिक ही नहीं था। इसके कुछ समय बाद जब चीजें आगे बढ़ी तो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है मेरे भाई, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए कि 16 जनवरी 1957 को, 16, अगला पॉइंट लिखिएगा, 16 जनवरी 1957 को, 1957 को पंचायती राज व्यवस्था के लिए या पंचायती राज के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, गठन किया गया। किसका गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, ये पॉइंट 16 जनवरी 1957 को। ये पॉइंट क्लियर रूप से अपडेट करके रखो कि इनका गठन किया गया। और इन्होंने जो समिति है बलवंत राय मेहता, इस समिति ने अपना विचार या अपनी जो परिणाम सामने रखा वो कब रखा, नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट रखे। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया पंचायती राज के लिए। इसके पहले और इसके बाद भी पंचायती राज के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया जा चुका था, लेकिन पंचायती राज एक्सेप्ट किसके कहने, संवैधानिक किया गया, एक्सेप्ट किस समिति के कहने पे किया गया, बलवंत राय मेहता की समिति के कहने पे। इस समिति में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बलवंत राय समिति ने जो रिपोर्ट अपनी सरकार को सौंपी उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पंचायती राज का गठन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल करने के लिए
सफल करने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल करने के लिए पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन पहला पॉइंट हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल करने के लिए पंचायती राज का गठन। और दूसरा जो तुम्हारे लेवल पे हमेशा एग्जाम में रहता है, क्या रहता है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या रहता है तुम्हारे लेवल पे हमेशा तुमको देखने को मिल रहा है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें, त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंचायती राज। कितने स्तरीय पंचायती राज? 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज, जिनमें सबसे पहला होगा ग्राम पंचायत। कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। पहला कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। दूसरा होगा सर हमारा कौन सा? पंचायत समिति, पंचायत समिति। दूसरा कौन सा होगा? पंचायत समिति। और तीसरा परिषद कौन सा होगा? जिला परिषद, जिला परिषद। और ये क्वेश्चन पंचायती राज का कितने उसमें है? 3 में कम से कम 10 बार एग्जाम में रह चुका है, कम से कम 10 बार एग्जाम में रह चुका है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति का सुझाव था? या हमारी पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? ये दोनों बलवंत राय मेहता समिति की है। और कितने स्तर की है? 3 स्तर का पंचायती राज है। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करूंगा जो आपको पॉपुलर क्वेश्चन बन तक लगाता है। और सबसे पहला, अब आपका एक क्वेश्चन आता है हमेशा के लिए, कौन सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई, या भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। कब भैया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में, कहाँ पे? नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्घाटन किया भारत की पहली पंचायती राज का, पंचायती राज का। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को किया। कहाँ किया? राजस्थान के नागौर में किया। ये क्या थी? पहली त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत थी। ये क्या थी? पहली त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत थी। क्या थी मेरे भाई? ये पहली ग्राम पंचायत थी जो त्रिस्तरीय थी। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तुम लिखोगे, इसी के कुछ समय बाद 11 अक्टूबर, कुछ दिन कह रहे ज्यादा अच्छा रहेगा, 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को दूसरी पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। यह कहाँ पर हुआ? यह हुआ आंध्र प्रदेश के, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, महबूबनगर जिले में। कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में दूसरी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। किसकी की गई? दूसरी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। तो यहां तक पॉइंट शायद तुम्हारे अपडेट हो गए भाई, यहां तक के पॉइंट अपडेट हो गए कि कहां पे किया गया? दूसरी महबूबनगर में, पहली नागौर में। किसकी सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको किया गया। ठीक, तो यहां तक आप इसको अपडेट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस पॉइंट में पंचायती राज में 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे छूट रहे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, और जो अक्सर तुमको एग्जाम में मिलते हुए दिखेंगे। जैसे
हमने तुमसे कहा कि मेरे भाई आर्टिकल 243 से लेके 243 अणा तक, कहां तक, अणा तक किसको एक्सप्लेन किया गया है संविधान में? संविधान में एक्सप्लेन किया गया है पंचायती राज को, ग्राम पंचायतों को। कितने स्तर की है? 3। किसके सुझाव पे? बलवंत राय मेहता की। यहां तक पॉइंट तो क्लियर तुम्हारा? ठीक है, अगला पॉइंट देखो। एक शब्द आता है पंचायतों में आरक्षण। मैं सभी आर्टिकल पे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक शब्द आता है पंचायतों में आरक्षण, तो एक अनुच्छेद है 243, 243 घा। कौन सा अनुच्छेद है? 243 घा। अब 243 घा में 3 पॉइंट बनते हैं मेरे भाई। पहला जो बनेगा 243 घा का एक जो बनेगा वो बनेगा एससी एसटी को अनिवार्य आरक्षण। एससी व एसटी का अनिवार्य आरक्षण, अनिवार्य आरक्षण क्या है? एससी एसटी का अनिवार्य आरक्षण। दूसरा कौन सा? दूसरा 243 घा का दूसरा ओबीसी को आरक्षण, अभी इस पे बता रहा हूं। फिर जो तीसरा बनेगा 243 घा का आर्टिकल 3 महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को 1/3 का आरक्षण, ठीक, महिलाओं को आरक्षण, जिनमें ये आपका अनिवार्य आरक्षण है। लेकिन ये कैसा आरक्षण है? ये आपका विवेकाधीन आरक्षण। ये आपका कैसा आरक्षण है? ये आपका विवेकाधीन आरक्षण है, विवेकाधीन आरक्षण है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। आरक्षण, पंचायत राज की अवधि, कार्यकाल तुमसे पूछेगा। अब प्रधान का कार्यकाल क्या है तुम बताओ? 5 वर्ष। पंचायत राज का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब अगर किसी लड़के को गांव का प्रधान बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वोट देने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन ग्राम पंचायत या पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? इन दोनों में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। किसके अनुसार? अनुच्छेद 243 चा के अनुसार, 243 चा के अनुसार न्यूनतम सीमा क्या दिया गया है? 21 वर्ष दिया गया है। आरक्षण किसमें दिया गया है? आरक्षण आपका दिया गया है 243 घा में। एससी एसटी को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव लड़ने के न्यूनतम आयु 21 वर्ष, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन, बलवंत राय मेहता समिति, संवैधानिक। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ। अब आइए अगले भाग पे हम चलते हैं अपने, जो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे। ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये क्या है? हमारा एक भाग है, भाग नंबर 9। ये कौन सा भाग है? भाग 9 का। ये संविधान में जोड़ा गया है 9 का, ठीक। और इसी का विषय, नौका का विषय किसमें दिया गया है? नौका का विषय दिया गया है 12वीं अनुसूची में, जिसका विषय क्या है? 12वीं अनुसूची का नगर पालिकाएं। जिसका क्या विषय मेरे भाई? जिसका विषय है नगर पालिकाएं। भाग 9 का विषय है नगर पालिकाएं, जो सेम विषय किसमें दिया है? 12वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 18 है, जो कि 11वीं अनुसूची में, जो तुम पढ़ रहे थे इसके पहले, 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या, यहाँ पे विषयों की संख्या कितनी होगी? पंचायत में इसी में एक अनुसूची आपकी और इसी संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। इसमें विषयों की संख्या है 29।
11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत में विषयों की संख्या 29 है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है। कितनी है? विषयों की संख्या 18 है। अब इसमें क्या है? नगर पालिकाएं। इसमें किसको एक्सप्लेन किया गया? नगर पालिकाओं को एक्सप्लेन किया गया है। 243 ता से लेके 243 या 6 तक किसको एक्सप्लेन किया गया है? 243 या 6 तक एक्सप्लेन किया गया है भैया नगर पालिकाओं को। नगर पालिकाओं का कार्यकाल किसकी समिति से लिया गया? बलवंत राय मेहता, पहला पॉइंट। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव लड़ने का आरक्षण और सारी की सारी प्रक्रिया जो तुमने भाग 9 में पढ़ी, जो ग्राम में तुम प्रधान बनाते हो, प्रधान का सदस्य बनाते हो, ब्लॉक प्रमुख बनाते हो, वो जो प्रक्रिया पंचायती राज का है, शहर में सभासद बनाते हो, नगर पालिका अध्यक्ष बनाते हो, ठीक, ये सब प्रक्रिया इसकी है। और इसमें भी चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष, चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक भाग और है अपने पास नीचे, जिसका क्या क्रम है? भाग 9 खा। कौन सा भाग है भाई? एक भाग है 9 खा। ये सब कभी एग्जाम में तो नहीं इंपॉर्टेंट रहते, लेकिन कभी कभी इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? वह यह क्वेश्चन पूछता है कि भाग 9 खा का विषय क्या है, या भाग 9 का विषय क्या है, या नगर पालिकाएं भाग किस भाग में रखी गई है, तो आप सहकारी समितियां किस भाग में रखी गई है। तो एक भाग 9 खा है, ठीक। अब इसका विषय क्या है? सहकारी समितियां। 9 खा में क्या रखी गई है? 9 खा में रखी गई है सहकारी समितियां। और इसका जो अनुच्छेद है वो भी है 243 या जा से लेके 243 या ना तक। मैं इनको याद करने को तुमको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो पॉइंट याद करना था मैं तुमको बता चुका हूं। मेरी बातों को समझे। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ इतना समझना है कि सहकारी समितियां, क्या समझना है? 9 खा के बाद जो हमारा भाग होगा मेरे भाई, वो कौन सा होगा? संविधान में अपना भाग होगा भाग 10। कौन सा भाग हो गया? भाग 10। अब भाग 10 क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 का विषय क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 243 को तुमने पढ़ ही लिया, 244 और एक आर्टिकल 244 ए, मतलब सिर्फ 2 अनुच्छेद है। किसमें? भाग 10 में। सबसे पहले 1 से 2 बार अपने दिमाग में रिमाइंड करो, रिवीजन करो। भाग 10 विषय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 विषय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। सिर्फ एक आर्टिकल 44 और उसका एक उप आर्टिकल। देखते क्या है इसमें, एक बात पॉइंट इसमें तो समय ना लगने के कारण, समय कम लगने के कारण मैं लिख दिया हूं कि आप जल्दी एक्सप्लेन कर दूं और कुछ को खत्म कर दिया जाए। 244 अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्या कहता है? अनुसूचित जाति के क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। 44 ए क्या कहता है? असम के जनजातीय, क्या कहता है? असम के जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करके एवं स्वशासी राज्य का निर्माण। असम के क्षेत्रों को इकट्ठा करके जनजातीय क्षेत्रों को एक स्वशासी राज्य की निर्माण। स्वशासी राज्य का मतलब जिस राज्य में स्वयं का विधानमंडल हो, वह राज्य खुद पे स्वयं वहां के लोग शासन करें, यही होता है स्वशासन। स्वयं द्वारा शासन का किया जाना। स्थानीय विधानमंडल का गठन, स्थानीय विधानमंडल का गठन। अब चलते इसके आगे हम लोग, इसके आगे हमारा भाग कौन सा होगा? इसके आगे का भाग होगा मेरे भाई, जो लिख नहीं मिल रहा है, लाइट की प्रॉब्लम लगातार चल रही है। अगर आप सुल्तानपुर के होंगे तो आपको लाइट की दुर्दशा बहुत अच्छे से पता होगी। सुबह से 11 बजे से हम लोग बैठे हैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। 5 मिनट के लिए आती है, चली जा रही है। अगर आप हैं सिविल लाइन जोन से तो आपको दशा पता होगी सच्चाई क्या है, ठीक है। अब लिखिए, अब अगला पॉइंट है हमारा भाग 11।
हम किसी को छोड़ के नहीं चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि सब हर एक भाग को लेकर चला जाए जिससे बच्चे को भटकने की जरूरत ना पड़े। तुमको भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ऐसी व्यवस्था लेके चली जाए। इंटरेस्ट अच्छी कोई कोचिंग दिल्ली से लेके बड़ा इलाहाबाद तक अच्छे पॉइंट को इंटरेस्ट पॉइंट लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं। उनकी नोट्स आती है डायरेक्ट, इसके बाद कहाँ पहुंच जाती है, भाग 13 या भाग 14। वो लोग भाग 6 या भाग 7 पढ़ा के भाग 8 भाग 14 पहुंच जाते हैं। भाग अखिल भारतीय सेवाएं आगे बढ़ जाते हैं। एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ठीक। भाग 11 का विषय क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। किसके बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच। कौन सा भाग कह रही है ये बात को, किस भाग, कौन से भाग द्वारा कहा जा रहा है, भाग 11 द्वारा। अनुच्छेद भी होगा इसमें, फिर वही पुरानी कहानी जो हमेशा चलती थी। कितने अनुच्छेद होंगे, तो 244 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 245 से लेके 263 अनुच्छेद, 245 से लेके 263 किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, संघ एवं राज्य के बीच संबंध को। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध को एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे ये लोग कि संबंध कैसा है, संबंध कैसा है। अब यहाँ पे संबंध कैसा है, सबसे पहले विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। कैसा संबंध, प्रशासनिक संबंध। पहला संबंध कैसा, विधायी संबंध, और दूसरा संबंध कैसा, प्रशासनिक संबंध। कैसा संबंध, प्रशासनिक संबंध, ठीक, प्रशासनिक संबंध। अब एक बात को बहुत ध्यान से सोचिए, संघ एवं राज्य के बीच संबंध को एक ग्रुप आर्टिकल 245 से 263 के बीच में डाल दिया गया। 245 से 263 के बीच में डाल दिया गया। अब तुम बताओ, इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक ये विधायकी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध। तो क्या आर्टिकल से नहीं बटेंगी, 100% बटेंगी, यही तो तुम्हें समझना है। अब यहाँ पे तुम ले आओगे आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। कहाँ तक, 255 तक विधायकी संबंध की बात तो होगी, तथा 256 से 263 तक किसकी बात की जाएगी, प्रशासनिक संबंध की बात की जाएगी। बहुत ज्यादा हम इसमें तुमको लिखवाएंगे नहीं कि तुम बोर हो जाओ, बस इतना जान लो कि संबंध कैसे होते हैं, विधायकी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं। और मेन पॉइंट कहाँ पकड़ना है, इनका ग्रुप, कि इनके बीच का क्वेश्चन है तो भाग किसमें जाएगा, भाग 11 प्रशासनिक संबंध में। इनके बीच क्या है, तो भाग 11 विधायकी संबंध में। यहाँ पे तुम चाहो तो एक पॉइंट छोटा सा अपडेट कर सकते हो मेरे भाई। वह पॉइंट क्या होगा, संसद द्वारा बनाई गई विधियां। ठीक, पहला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक पॉइंट इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, संसद द्वारा बनाई गई विधियां। क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, संसद द्वारा बनाई गई विधियां। और प्रशासनिक संबंध में क्या लिया जाएगा, राज्य और संघ की बाध्यता, राज्यों और संघ की, राज्य और संघ की बाध्यता, राज्य और संघ की बाध्यता। एक पॉइंट और हो जाएगा, कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण, ये दो पॉइंट होंगे मेरे भाई। भाग हमारा कौन सा है, भाग हमारा है 11। भाग कौन सा है, 11। भाग 11 का विषय क्या है, भाग 11 का विषय है क्या है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध।
आर्टिकल 245 से 263 तक विधायकी संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायकी संबंध में ये समूह और प्रशासनिक संबंध में ये आपका समूह आएगा। अब अगले पेज की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगला पॉइंट हो जाएगा भाग 12। इतनी तेजी के साथ इसलिए लेके चल रहा हूं कि कम टॉपिक कम समय में हम ज्यादा चीजों को कवर कर ले। भाग 12, और इससे ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है एक आर्टिकल पे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनती हैं। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको सभी भाग और उनके नाम जरूर याद रहे। एसआई हो, यूपी पुलिस हो, पक्का एक क्वेश्चन अक्सर हर सेट में पूछ लिया कि फलाना भाग का विषय क्या है, या उसने पूछ लिया वित्त संपदा एवं संविदा एवं वाद का किस भाग में संबंधित है। तो लिखिए भाग 12, और भाग 12 का जो विषय है वह विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, वित्त का मतलब क्या? नगद पैसा, लेन देन, वित्त। कामा संपत्ति, क्या? संपत्ति, वित्त संपत्ति। दूसरा क्या? संविदाएं, संविदाएं, संविदाएं और वाद, और वाद। किसका विषय है ये विषय है भाग 12 का। किसका विषय है ये? भाग 12 का विषय है। आर्टिकल 263 तक तो हम वहां पढ़ लिए थे, तो 264 से लेके 300A तक, आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। अब आप अगर यहाँ पे 300A नामक शब्द देखे होंगे तो कुछ तो याद आया ही होगा भाग 3 का। कौन सा भाग 300A में रखा गया है? संपत्ति का अधिकार। कहां पे आ गया? संपत्ति के अधिकार को लाके कर दिया गया 300A में। आगे तो हम पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक क्या लिखा है इसमें? इसमें पहला टॉपिक लिखा है वित्त। पहला टॉपिक क्या लिखा है? वित्त। अनुच्छेद 264 से लेके, कहां से लेके? 264 से लेके 291 तक किसको एक्सप्लेन किया गया है? वित्त को एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा विषय है ऋण लेना। ऋण लेना, ऋण लेने वाले प्रोजेक्ट में क्या है, क्या बात की गई, कहां से कहां तक ऋण लेना है? तो 292 से लेके 292 से लेके 293 तक किसकी बात की गई है? ऋण लेने की। और तीसरा पॉइंट है संपत्ति संविदाओं का अधिकार। संपत्ति संविदाएं एवं अधिकार। संपत्ति संविदाएं एवं अधिकार। संपत्ति संविदाएं एवं अधिकार कहां तक हो चुका है? 293। तो 294 से 300A तक इनकी सबकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। इनकी सबकी चर्चा की गई है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको मेरे भाई क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है भाग 12, इसका विषय, आर्टिकल। आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन एक पॉइंट तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा इसमें। वह पॉइंट कौन सा होगा जो तुम पढ़े हो? कौन सा? संपत्ति का अधिकार। क्या पढ़े हो? संपत्ति का अधिकार तुम पढ़े हो। किसमें पढ़े हो? आप पढ़े हो भाग 3 में पढ़े हो ना, संपत्ति का अधिकार। तो उसी को यहाँ पे तुमको नोट डाउन कर लो, एक पॉइंट नोट डाल के कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आ गया है? 300 का में, 300 का में, या 300A में आ गया है, या 300A में आ गया है। अब यहाँ पे पॉइंट और आएगा। कब आया? तो लिखो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम होगा? पढ़ाया तो हूं ना, 1975। चलो लिख दिया गया 1978। कौन सा सही होगा? 78 द्वारा, 1978 द्वारा मौलिक अधिकार, एक सेकंड भाई, 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को
किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर, अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? कौन सा? कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, ये पॉइंट आप अपडेट कर लो। क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। तो इसी पॉइंट के साथ हम भाग 12 में यहीं तक बात करेंगे, इससे ज्यादा बातें नहीं करनी है। अब अगला भाग हमारा तुम्हारा कौन सा है? अगला भाग है भाग 13। अगला भाग कौन सा है? भाग 13। भाग 13। भाग 13 का विषय क्या है? ठीक, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम, वाणिज्य और समागम। विषय क्या बना मेरे भाई? विषय बना भारत राज्य क्षेत्र के अंदर या भीतर किसका? वाणिज्य का, वाणिज्य और क्या? समागम, वाणिज्य और समागम। कुछ अनुच्छेद होंगे तो आप अनुच्छेद 300 तक तो अपडेट कर चुके हो, कंप्लीट ही कर लिया हम लोगों लगभग। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अनुच्छेद है 301 से लेके 307 तक। कहां तक? अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक की किसकी चर्चा की गई है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम का। और इसमें तुम चाहो तो एक लाइन अपडेट कर लो, क्या? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। भाग 13 लगभग हमारा क्या हो गया? भाग 13 लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, यहां तक भाग 13 लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले पॉइंट पे आइए, आ जाओ आगे। 13 कंप्लीट हुआ। 13 के बाद जो हमारा पॉइंट भाग होगा कौन सा होगा? इसको लोग पढ़ाते हैं यहां पहुंच के। 7 6 खत्म करने के बाद लोग सीधा 14 पे पहुंचते हैं। तो आप एक हेडिंग डालो, भाग 14। क्या हेडिंग डालोगे? भाग 14। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। कौन सी? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसका विषय क्या है? संघ, संघ एवं राज्य के अधीन, राज्य के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। किसके अधीन सेवाएं? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। अब आप बहुत बार सुने होंगे अखिल भारतीय सेवाएं। 3 सेवाओं का नाम बहुत फेमस है और लोग तुरंत उसी को प्रेजेंट कर देंगे। अब तुम बताओ, जब भाग 14 का विषय ही है संघ और राज्य की सेवाएं, तो इसमें कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं तक अनुच्छेद होगा। तो 307 तक तो अनुच्छेद इसके पहले में हम लोगों ने कवर किया है। 308 से लेके 323, 308 से लेके 323 तक अनुच्छेद इस भाग में है। किसमें? भाग 14 में। भाग 14 का विषय है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। क्या विषय है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। इन सेवाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। इन सेवाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहली आएंगी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, सेवाएं। और दूसरा भाग क्या होगा? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग।
अब तुम अपने दिमाग से खुद सोचो पूरे विषय को कि अगर भाग 14 को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक बनाया गया अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरा बनाया जा रहा है लोक सेवा आयोग, तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि जो तुम ये आर्टिकल लिखे हो 308 से लेके 323 तक, यह सभी भी विभाजित होंगी, यह अनुच्छेद भी क्या होंगे, विभाजित होंगे। जब ये अनुच्छेद भी विभाजित होंगे मेरे भाई, तो 308 से 323, तो 308 से लेके 314 किसको एक्सप्लेन करेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं को एक्सप्लेन करेंगे, तथा 315 से लेके 323 किसको एक्सप्लेन करेंगे, लोक सेवा आयोग को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप सभी को बच्चे को पता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, जिनमें नंबर 1 तुम्हारा क्या आता है, तुम्हारा नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे कहा जाता है IAS, जिसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1858 से। कब से हुई थी, 1858 से हुई थी। दूसरा पॉइंट हर बच्चे को पता होगा, दूसरा पॉइंट भी क्या है, दूसरा पॉइंट है भैया भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय IPS, भारतीय पुलिस सेवा। ये कब से शुरू हुआ, भारतीय पुलिस सेवा ये शुरू हुआ 1948 से, आजादी के बाद। भारतीय पुलिस सेवा कब शुरू हुआ, 1948 से। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा IFS, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से। इसके बाद एक पॉइंट आएगा भारतीय विदेश सेवा करके, क्या आएगा, हाँ भारतीय विदेश सेवा, जिसे हम लिखते हैं फॉरेन, ठीक, पॉइंट 4 में आ जाइए, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा। ये इसका भी एग्जाम कौन कराएगा, IAS के में होगा और UPSC द्वारा करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई 1946 में। जो IFS होंगे इनका फुल फॉर्म वही होगा, फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। और 5वें नंबर पे हमारा कौन आएगा, 5वें नंबर पे मेरे भाई हमारा आएगा कौन, वो हो जाएगा, एक तुम शब्द सुनते हो राजस्व सेवा IRS, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, रेवेन्यू सर्विस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत सबसे सेकंड नंबर पे हुई 1919 में। अब अगर हम आपसे कहें कि किस प्रशासनिक सेवा की शुरुआत सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले हुई इसकी शुरुआत, उसके बाद में इसकी शुरुआत कब हुई, 1858 में, और उसके बाद में भारतीय रेवेन्यू सर्विस की शुरुआत हुई 1919 में। किसकी शुरुआत हुई, 1919 में हुई, ठीक। अब यहाँ पे एक विशेष पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या चला गया, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है लोक सेवा आयोग, दूसरा पॉइंट क्या है, लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट को अपडेट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग का गठन क्या है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अब एक पॉइंट और लिख लेना, दो या दो से अधिक
राज्यों के लिए, राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, आर्टिकल 316 पे। ठीक, और इन चीजों को खत्म करने की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। ये पॉइंट आप अपडेट कर लो मेरे भाई, सभी लोग जल्दी से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये अखिल भारतीय सेवाओं को और उसके बाद लोक सेवा आयोग को, और लोक सेवा आयोग में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 316, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनका कार्यकाल। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप एक हेडिंग डालेंगे, आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनका कार्यकाल। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ये भाग आज समाप्त हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 316 कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है, 316। कहाँ के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का, क्या लिखेंगे, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, नियुक्ति एवं कार्यकाल, कार्यकाल। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अब आपको पता है लोक सेवा आयोग है 2, एक है संघ लोक सेवा आयोग, क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, एक है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। जो स्टेट पीसीएस करवाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, देश में आईएएस करवाएगा संघ लोक सेवा आयोग। अब इनमें सबसे पहली बात आती है सदस्यों की, सदस्य या कितने सदस्य होंगे, तो संघ लोक सेवा आयोग में, ठीक है, कितने सदस्य होंगे, कुल मिला के 9 से 11, किसको, अध्यक्ष को लेके, अध्यक्ष को लेके। ये संख्या किस पे डिपेंड करती है, ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 9 सदस्य या 11 सदस्य हो सकते हैं, और ये कौन होगा, अध्यक्ष होगा। इनकी सब की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं होता, संख्या का निर्धारण नहीं है, नहीं होता। अब यहाँ पे संख्या का निर्धारण तो नहीं किया गया है, लेकिन सदस्य, जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे, सदस्य और अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ पे जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब अगर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा हुई, तो ये अपना इस्तीफा भी किसको देंगे, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, और ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। अब दूसरा पॉइंट जो हमें अपडेट करना है दोनों में, कार्यकाल। कार्यकाल भैया, अब इनका कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष होता है, लेकिन अगर ये 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर लेंगे, ये उनका क्या होगा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहली पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा, इनके साथ क्या है, सेम वही 6 वर्ष, लेकिन 62 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु राज्य में, 62 वर्ष की आयु को पूरी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है रिटायर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इन दोनों में जो सबसे पहले कर लेंगे वो मान लिया जाएगा। ठीक, इस्तीफा तो मैं पहले बता दिया कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को, वहां का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को देगा। एक शब्द आता है लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं निलंबन। तो निलंबन को दिया गया है
अनुच्छेद 317 में सदस्यों का निलंबन। निलंबन की दशा क्या है? देखो, एक है राज्य, दूसरा है केंद्र। तो जो केंद्र वाला है, जैसे हम कहते हैं यूपीएस लोक सेवा आयोग का जो है, लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए जो है कौन है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में अगर सदस्यों को निलंबित करना है या हटाना है, उसके क्या विषय है? सीजेआई की सलाह पर, सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, और यहाँ पे हाई कोर्ट के प्रमुख जज की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। जब तुम राज्य की बात करोगे, राज्य लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग में हटाना है तो राज्य लोक सेवा आयोग, यहां पे अगर आपको हटाना पड़ेगा तो हाई कोर्ट के मुख्य जज दो की सलाह पे, जज की सलाह पर, जज की सलाह पर, किसके द्वारा? जज की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक, इस बीच जो आपकी अब ये शायद मेरा कंप्लीट हो गया आज का भाग। ठीक है, कौन सा भाग है बताओ? ये मेरा भाग हो गया मेरे भाई, कौन सा? ठीक, ये भाग हो गया, जल्दी देख लो भाई, देखो 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 कौन सा है, जल्दी देखो। 14। कहां पहुंच गए? 14। कल की क्लास इधर इसी 2 से 3 दिन में पूरा अपडेट करके खत्म कर दूंगा आपकी पूरी क्लास को। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ी क्लास में जो महा प्रैक्टिस चल रही थी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मास्टरों का बिहार में सुपरटेट का एग्जाम है। तो आज से या कल से, आज से या कल से निकलेंगे बिहार का एग्जाम देने के लिए। आपका संविधान और आपकी जो प्रैक्टिस क्लासें हैं पेट एग्जाम की लगभग चलती रहेंगी, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को।